दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम या लर्निंग। इसमें हम देखेंगे अधिगम का अर्थ क्या है, इसकी विभिन्न विचारकों द्वारा परिभाषाएं कौन कौन सी दी गई हैं, अधिगम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अधिगम के प्रमुख नियम तथा अंत में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अधिगम का अर्थ। तो दोस्तों अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय कहा गया है। अधिगम या लर्निंग का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम तथा सर्वप्रमुख उद्देश्य सीखना या याद करना है। एक प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य का जीवन प्रारंभ से लेकर अंत तक सीखने की प्रक्रिया का ही जो संचालन है वो नियमबद्ध रूप से चलता रहता है। घर, स्कूल, अपने आसपास के व्यवहार से मनुष्य सीखता रहता है तथा अनेक अनुभव प्राप्त करता रहता है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम या सीखना कहते हैं। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है और इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है और सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। महत्वपूर्ण है, सीखना या अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, यानी कि व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और विभिन्न घटना और स्थितियों के संबंध में वो कुछ क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को अधिगम या लर्निंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि छोटे बालक के सामने जलता हुआ दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है, वह हाथ को पीछे खींच लेता है। फिर जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता बल्कि उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, यही अधिगम है। तो एक प्रकार से सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का परिवर्तन है। सीखना, लर्निंग या अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग या अधिगम कहलाता है। सामान्य अर्थ में अधिगम व्यवहार को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों सामान्य रूप में अधिगम या लर्निंग व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, लेकिन सभी प्रकार के व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदतों, दृष्टिकोण अथवा अन्य अनुक्रियाओं का अन्य किसी परिस्थिति में अनुप्रयोग करना। यानी किसी एक परिस्थिति में जो अर्जित ज्ञान है, हमारी आदतें हैं और हमारा जो दृष्टिकोण है या हमारी अन्य कोई अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं हैं, उसका किसी अन्य स्थिति में प्रयोग करना। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। यानी हमारे जो अनुभव होते हैं जब उन्हें हम किसी अन्य स्थिति में प्रयोग करते हैं तो उसे लर्निंग की संज्ञा दी जाती है और जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है और सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं और उपक्रियाएं करता है। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया ही है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अधिगम की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो अधिगम के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा स्किनर की है। ये कहते हैं सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी जो हमारा लर्निंग है ये व्यवहार में हमेशा यानी उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो विचारक हैं, उनके अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है।
जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है गिलफोर्ड की परिभाषा, जो कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी हम आज जो व्यवहार करते हैं उससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं, इसके बाद हम जो व्यवहार करते हैं उसमें कुछ बदलाव करते हैं, उसे ही अधिगम कहा जाता है। गेट्स के अनुसार अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन व परिमार्जन करना ही अधिगम है। उसके अलावा क्रॉम्बैक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। अगली परिभाषा है E.R. हिलगार्ड का। वो कहते हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है। अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है या सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। गार्डनर मर्फी के अनुसार अधिगम शब्द में व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, ये विचारकों की परिभाषाएं थीं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यक्ति के व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार का होता है। अतः सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में अस्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। यानी सीखने के चरण में या सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यक्ति के व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। इस प्रकार से सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में अस्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। अब आइए देखते हैं अधिगम की प्रमुख विशेषताएं। अधिगम की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में जान लेते हैं। अधिगम की पहली विशेषता है कि यह व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा है कि अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। तीसरी विशेषता है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है अनवरत रूप से। चौथी विशेषता है अधिगम एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। पांचवी विशेषता अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। छठा है कि अधिगम का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होता है। सातवीं विशेषता है अधिगम की कि अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। कोई व्यक्ति तभी सीखेगा जब उसको इस प्रकार की स्थिति मिले और वो क्रियाशील यानी एक्टिव हो। तो सातवीं विशेषता है कि अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। आठवीं विशेषता है कि अधिगम हेतु एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण या परिवर्तन होता है। नौवीं विशेषता है कि अधिगम समायोजन में सहायक है। 10वां है कि अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया दोस्तों अधिगम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब आइए देखते हैं अधिगम सीखने के नियम। अधिगम सीखने के नियम दोस्तों, थार्नडाइक का नाम आप लोग जानते होंगे। E.L. थार्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने के कुछ नियमों की खोज की जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम में ये 3 नियम देते हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यानी जो सीखने की हमारी प्रक्रिया है उसके 2 नियम हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। गौड़ नियमों में बहु अनुक्रिया का नियम है, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम है। अब आइए देखते हैं मुख्य नियम। मुख्य नियम में 3 नियम हैं। सीखने के मुख्य 3 नियम हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है तत्परता का नियम। तो इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो कार्य उसे आनंद देता है और वह आसानी से और शीघ्रता से उस कार्य को संपन्न कर लेता है और सीख लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता है या सीखने की उसकी इच्छा नहीं होती है तो वह झुंझला जाता है या क्रोधित हो जाता है और सीखने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है।
दूसरा है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम, इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है, और जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता है उसे वह भूलने लगता है। जैसे गणित के प्रश्न हल करना, टाइप करना, साइकिल चलाना आदि। इसे जो अभ्यास का नियम है इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं उसमें हम सीख लेते हैं, और जो अनुपयोग में लाते हैं वो हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। अब आइए देखते हैं मुख्य नियमों में तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम इस प्रकार है कि इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है, एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह करना छोड़ देता है। इस नियम को सुख दुख का नियम तथा पुरस्कार और दंड का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमने देख लिया मुख्य नियम में 3 नियम जो थे उनके बारे में। अब आइए द्वितीयक या गौड़ नियम के बारे में देखते हैं। तो गौड़ नियमों में पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या आ जाने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह प्रक्रियाएं तब तक करता है जब तक समस्या का सही हल न खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती। इससे उसे संतोष मिलता है, और थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। तो गौड़ नियमों में जो बहु अनुक्रिया का नियम है वो मानता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार के समाधान और उपाय की तलाश करता है, और ये प्रक्रियाएं तब तक वो करता है जब तक उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती है। दूसरा है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। तो ये गौड़ नियमों में दूसरी स्थिति है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार जब आदमी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र ही सीख लेता है, और जब व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह उसे नहीं सीख पाता। तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। चौथा है समानता का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में जो समानता पाए जाने पे उसके अनुभव के आधार पे जो उसने सीखा था उसी हिसाब से उसे सीखने में मदद करते हैं। पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय के बाद भोजन के बर्तन को ही देखकर लार टपकने लगती है। तो ये साहचर्य परिवर्तन का नियम है। इसके अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी करने लगता है, तो इसे साहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, हमने देख लिया थॉर्नडाइक द्वारा जो दिए गए अधिगम के नियम हैं उनके बारे में। अब आइए देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अधिगम यानी दोस्तों सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है, चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा, यानी चाहे छात्र हो या शिक्षक, दोनों के द्वारा ही अधिगम प्रभावित होता है या और ये जो अधिगम है वो शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। शिक्षण का उद्देश्य ही सीखना होता है, और शिक्षण का अर्थ तब सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की खोज की है। इन कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो प्रायः देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में रुचि लेता है। जो अरस्तु कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो जो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वो सीखने में रुचि लेता है। थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं, और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्रायः पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं और उनके अधिगम करने की क्षमता भी कम होती है। दूसरा परिपक्वता है कि व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी परिपक्वता भी बढ़ती है, यानी मैच्योरिटी। शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति बढ़ जाती है, जिससे सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि आयु एवं परिपक्वता के अनुरूप अधिगम सामग्री नहीं है तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने में कठिनाई होगी, यानी व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके सीखने की क्षमता और स्तर में भी वृद्धि होती है। इसीलिए जो हमारे
पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं वो आसान से कठिन की ओर बनाए जाते हैं, क्योंकि यदि आयु के अनुसार जो पाठ्य सामग्री है आयु के अनुरूप नहीं होगी या कठिन होगी तो उस सामग्री को ग्रहण करने में कठिनाई होगी। तीसरा कारक है सीखने की इच्छा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम बहुत ही व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। सीखने की प्रक्रिया जो है बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। जिस बात को सीखने के लिए बच्चों में इच्छा होती है उसे सीखना उतना ही आसान होता है, और उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं सिखाया जा सकता है। या तो वो अधिक से अधिक समय लेंगे या बिना मन के ही सीखेंगे, जिससे अधिगम की प्रक्रिया बाधित होती है। प्रेरणा जो अधिगम का महत्वपूर्ण कारक है। तो सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर प्रशंसा, प्रोत्साहन और प्रतियोगिता के आधार पर सीखना चाहिए। तो ऐसी क्रियाओं के द्वारा बच्चे आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं। इसके अलावा जो पांचवा कारक है अधिगम का वो यह है कि विषय सामग्री का स्वरूप। प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि एवं अभिक्षमता के अनुसार पाठ्य वस्तु सरल, रोचक और अर्थपूर्ण होने पर छात्र उन्हें रुचिपूर्ण और शीघ्रता से सीखते हैं। कठिन, नीरस और अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे शीघ्रता से नहीं सीख पाते हैं। वातावरण का प्रभाव भी अधिगम पर पड़ता है। भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। वातावरण साफ सुथरा हो, उचित प्रकाश, शांत वातावरण हो और मौसम अनुकूल हो तो बच्चे शीघ्र सीखते हैं। इसके अभाव में वो शीघ्र थक जाते हैं और अधिगम की प्रक्रिया बाधित होती है। इसी प्रकार यदि परिवार, समाज, समुदाय और विद्यालय आज सभी स्थानों पर छात्रों को सामाजिक एवं शैक्षणिक वातावरण मिलता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है, अन्यथा उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो अधिगम प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उसके बारे में हमने देख लिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम, सीखना या लर्निंग। इसमें हमने अधिगम का अर्थ देखा, इसके विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाएं और अधिगम की प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ हमने देखा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।